राधे राधे दोस्तों। तो मैं आज क्लास 10th राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 अम्ल भस्म एवं लवण का लेक्चर नंबर 1 अर्थात मैं आज इस चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे इसमें अम्ल भस्म और लवण पर क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इस पर ही आज चर्चाएं की जाएगी। तो बिना देर किए हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और चर्चा करते हैं कि अम्ल भस्म और लवण क्या होता है। चर्चा करेंगे अम्ल भस्म और लवण क्या होता है। सबसे पहले ये समझाएंगे हम कि अम्ल किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। आज से नहीं, बात है सैकड़ों वर्ष पूर्व की। ये आज की बात नहीं है बाबू, ये सैकड़ों वर्ष पूर्व की बात है। पहले अलग अलग चीजों का स्वाद ली जाती थी। अलग अलग जंगलों में, झाड़ियों में, अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग जब अलग अलग वस्तुओं का, पौधों का, पत्तियों का, टहनियों का, फलों का स्वाद लेते थे तो सब एक जैसा नहीं लगता था। किसी वस्तु का स्वाद खट्टा लगता था, किसी वस्तु का स्वाद नमकीन लगता था, किसी वस्तु का स्वाद कड़वा लगता था। बहुत सारा स्वाद ऐसा होता था जो बर्दाश्त नहीं हो पाता था। कुछ ऐसी वस्तुएं होती थी जिसका सेवन करने से स्वास्थ्य अस्वस्थ हो जाता था। तो इन सब चीजों के बारे में जब अलग अलग धीरे धीरे करके अलग अलग चीजों को प्रयोग की गई तो बाद में जाकर के पता चली कि जितनी भी चीज प्रयोग की जाती है सब खाने योग्य नहीं होती है, सबको खाया जाना संभव नहीं है। लेकिन उस समय केवल और केवल यही मार्ग था कि हम केवल और केवल वस्तुओं का स्वाद ले सकते हैं और जब स्वाद लेंगे तभी मालूम चलेगा कि कौन सा खट्टा है, कौन सा कड़वा है और कौन सा नमकीन है। तो स्वाद के आधार पर अर्थात सबसे पहले मैंने उसका ऑब्जर्व किया, मैंने उसका टेस्ट किया, तब पता किया कि कौन सा पदार्थ है खट्टा लग रहा है, कड़वा लग रहा है या नमकीन लग रहा है। जब खट्टा लगा तो उसी का नाम रखा गया अम्ल है। अर्थात अम्ल वो पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल वो पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है और भस्म वो पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। भस्म वो पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है, जबकि अम्ल वो पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है और लवण वो पदार्थ होता है जो स्वाद में नमकीन लगता है। आशा करते हैं यहां तक आपको समझ आ गई हो। तो अम्ल किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं और जो स्वाद में कड़वा होता है उसे भस्म या क्षार कहते हैं। अम्ल क्या हो जाएगा? तो दही, दही में भी अम्ल पाया जाता है क्योंकि दही का जब स्वाद लेते हैं यह खट्टा होता है। अब सवाल उठता है सर अगर दही में अम्ल पाई जाती है तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जानकारी के लिए बता दे देवी और सज्जनों, दही में लैक्टिक अम्ल पाई जाती है। दही में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड और ये लैक्टिक एसिड स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यह डाइजेशन के लिए बहुत बेहतर होता है। जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिक्कत रहता है, लीक रहता है, दिन रात लोटा लेकर आना जाना लगा रहता है, उनके लिए तो दही रामबाण काम करती है। यहां तक आशा करते हैं आपको समझ आ गई हो। अर्थात जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है उसमें अम्ल उपस्थित होता है, जो पदार्थ स्वाद में कड़वा होता है उसमें भस्म उपस्थित होता है। जैसे आप लोग मिर्च का सेवन करते हैं, मिर्च भी कड़वा लगता है, अर्थात मिर्च के अंदर भी भस्म होता है। आप सुने होइएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तमाम चीजें जो दिख रही है ये सब के सब
ये तमाम चीजें जो दिख रही है ये सब के सब क्षार है बाबू। COH का होल ट्वाइस क्षार, इसका पूरा नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे खाने वाला चूना या भखरा चूना। आप लोग देखते हैं गांव शहरों में, गांव में हो या शहर में, लोग खैनी का सेवन करते हैं और उसके साथ साथ सफेदी डालते हैं। वो जो सफेदी है आपका, उसका फॉर्मूला COH का होल ट्वाइस होता है। गांव में देखिएगा कि लोग कहते हैं, शहरों में भी खैनी को बुद्धिवर्धक चूर्ण कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसी क्या घटनाएं घटित होती है जिसके कारण हम को बुद्धिवर्धक चूर्ण कहते हैं। तो खैनी बुद्धिवर्धक चूर्ण नहीं है, तो उसमें आप चूना डाल रहे हो, वो बुद्धिवर्धक का काम करता है, क्योंकि चूना में कैल्शियम होता है Ca, और ये Ca2+ जो है ये दिमागी पावर को डेवलप करने का काम करता है, अर्थात दिमागी क्षमता को मजबूत करता है, इसीलिए इसे हम बुद्धिवर्धक चूर्ण कहते हैं। अगर रेगुलर बेसिस पर, अगर हम बता दें आपको, रेगुलर बेसिस पर अगर आप पानी में, 1 गिलास पानी में थोड़ा सा चूना डाल करके सेवन करते हैं, आपका मस्तिष्क क्षमता धीरे धीरे, याद करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। इसीलिए ये चूना को हल्के में नहीं लेना है। चूना बहुत बेहतर चीजें है। चूना है क्या? क्षार है। चूना क्या है? क्षार। इसी प्रकार अगर हरा मिर्च का सेवन करते हैं, हरा मिर्च सेवन करने से बहुत लोगों को कड़वा लगता है, कच्चा खाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप हरा मिर्च का सेवन करते हैं और खाते हैं तो आपको क्या चीज की समस्या खत्म हो जाती है? तो डाइजेशन में ये भी मदद करता है। वो कैसे? तो जब आप कच्चा हरा मिर्च का, तो वो कड़वा होता है, कड़वा लगने के कारण जीव को जब बहुत ज्यादा कड़वा लगता है तो ये तुरंत बहुत ज्यादा मात्रा में लार ग्रंथि से लार का स्रावन करवाता है, और जब अत्यधिक मात्रा में लार का स्रावन होगा वो भोजन को आसानी से पचा देगा। ये चीज है। मैंने अभी बताई कि अम्ल क्या है और भस्म क्या है। अम्ल किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं, और वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे भस्म या क्षार कहते हैं। उसे भस्म या क्षार कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं अम्ल का गुण क्या होता है। तो सबसे पहला गुण तो वही होगा, ये स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। जब इसका टेस्ट ली जाती है तो ये स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, ये धातु से अभिक्रिया करके, धातु से अभिक्रिया करके H2 गैस देता है। ये बाबू धातु से जब जब अभिक्रिया करता है तो H2 गैस देता है। धातु से अभिक्रिया करके H2 गैस देता है। एग्जाम्पल बता दे, हम इसका एग्जाम्पल पर चर्चा कर ले। जैसे Na धातु है, HCl से रिएक्शन करता है, NaCl बनाता है, H2 गैस मुक्त करता है। बैलेंस कर दीजिए, 2 यहां लगाइए, 2 यहां लगाइए। अगर दूसरा एग्जाम्पल लिखे, अगर मैग्नीशियम धातु है, H2SO4 से रिएक्शन करता है तो बनता है MgSO4 प्लस H2 गैस, MgSO4 बनता है और H2 गैस बनती है। अर्थात जब जब अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगी? पहला प्रॉपर्टी स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, धातु से अभिक्रिया करके, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तीसरा, भस्म या क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। तीसरा प्रॉपर्टी हुआ भस्म या क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए HCl की अभिक्रिया जब NaOH से करवाते हैं तो ये बनता है NaCl प्लस H2O। NaCl लवण है और H2O जल है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल
किसी भस्म से अभिक्रिया करके, ये अम्ल है, ये भस्म है, तो अम्ल का प्रॉपर्टी हो गया, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बना लेता है। चौथा बात, एक होता लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, जैसे आप जब पढ़ते हैं तो आपने कितना पढ़ा, इसका आकलन करने के लिए आपके टीचर आपका टेस्ट लेते हैं, आपका टीचर आपका टेस्ट लेते हैं, या आप जिस क्लास में पढ़ना चाहते हैं उसके मुताबिक पहले प्री इंट्रेंस होता है। किसी भी अगर कोर्स करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका इंट्रेंस होता है। वैसे ही ये अम्ल है या नहीं, अम्ल है या नहीं, जब अम्ल है या नहीं इसकी जानकारी लेनी होती है, इसके लिए लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं, लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं। और लिटमस पेपर पर का प्रभाव क्या पड़ता है, या लिटमस पेपर पर प्रभाव क्या पड़ता है, अगर लिटमस पेपर नीला है, अगर लिटमस पेपर नीला है तो अम्ल क्या कर देगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। अम्ल का ये गुण है कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कहोगे नहीं सर, अगर बताइए कि हमारे पास नीला लिटमस पत्र अवेलेबल ना हो, लाल ही लिटमस पत्र अवेलेबल हो, तो क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो लाल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट देखने को मिलेगा। अर्थात अम्ल किस लिटमस पेपर पर अपना प्रभाव दिखाएगा, तो केवल और केवल नीला लिटमस पत्र पर अपना प्रभाव दिखाएगा, केवल और केवल नीला लिटमस पत्र पर अपना प्रभाव दिखाएगा। और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। पहला गुण स्वाद में खट्टा होता है, दूसरा धातु से अभिक्रिया करके H2 गैस देता है, तीसरा भस्म या क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, चौथा लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव दिखाता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और पांचवा गुणधर्म जब आपको हम बताएं, पांचवा गुणधर्म, तो अम्ल धातु के कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट से धातु के कार्बोनेट, मान लीजिए HCl है, धातु के कार्बोनेट अर्थात C3 संगत धातु का होगा या HCO3, तो यहां पर NaCO3 से रिएक्शन करवाते हैं, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। जब इससे रिएक्शन करता है कोई अम्ल किसी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, HCl इसी का बाइकार्बोनेट NaHCO3 से रिएक्शन करेगा, तो देखिएगा कंपाउंड में क्या क्या फॉर्मेशन होगा। HCl NaCO3 से जब रिएक्ट करता है तो ये बनाती है सबसे पहले NaCl अर्थात लवण बनाया, उसके साथ साथ H2O, इसके साथ साथ पहला लवण, दूसरा H2O, और सबसे आखिरी में CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा। उसके अलावा जब हम देखेंगे कि अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो ये NaCl बनाता है, उसके साथ साथ H2O बनाता है और CO2 गैस मुक्त करता है। यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आई, अम्ल किसी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। अगर हम यहां H2SO4 ले, इसका रिएक्शन हम M से CO3 से करवा दे, यहां पर क्या होगी, सबसे पहले MgSO4 बनेगा, साथ साथ H2O बनेगी, और आखिरी में CO2 गैस रिड्यूस होगी। तो ये भी क्या दिखाया कि जब भी हम धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से करवाते हैं तो संगत CO2 गैस मुक्त करता है। छठा गुणधर्म जल है, अगर मान लो कि हम इसको पानी में घोल देंगे तो क्या देखने को मिलेगी, ये हमेशा H+ आयन लेकर के देगा। कोई भी अम्ल है, अगर मान लीजिए HNO3 को भी मैंने ले लिया, ये H+ और NO3-, अगर H2SO4 है इसको ये भी टूट जाएगा, H+ और SO4 2-।
तो हर जगह ये चीज देखने को मिला कि H प्लस दे रहा है। अर्थात अम्ल का एक और गुणधर्म हो गया, यह जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। अम्ल का एक और प्रॉपर्टी हो गई बाबू कि अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। आशा करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ आ रहा हो। तो मैंने अभी अम्ल के गुणधर्म में क्या क्या बताया। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तीसरा बात मैंने क्या बताई, अम्ल भस्म या क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। चौथा बात, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। पांचवा गुणधर्म, अम्ल किसी धातु के कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस मुक्त करता है। और छठा गुणधर्म मैंने बताई आप लोगों को, अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। आशा करते हैं यहां तक आपको क्लियर हो गया हो। यहीं पर मैंने बताई कि लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो लिटमस पेपर है क्या, तो लिटमस पेपर को कहते हैं सूचक, इंडिकेटर, सूचक या इंडिकेटर। लिटमस पेपर को सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। वे पदार्थ जो ये बताता हो कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है या कौन सा पदार्थ लवण है। अर्थात वैसा पदार्थ जो अम्ल, क्षार व लवण की जानकारी देता है, जो अम्ल, क्षार व लवण की जानकारी देता है उसे हम कहते हैं, जो अम्ल, क्षार व लवण की जानकारी देता है उसे हम सूचक कहते हैं। सूचक दो प्रकार का, प्रकृति में पाए जाने वाले सूचक को प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाले सूचक को प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक में क्या होगा, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर प्राकृतिक सूचक है। पत्ता गोभी प्राकृतिक सूचक है। हल्दी पाउडर, पत्ता गोभी, चुकंदर, ये सब के सब सूचक हैं, लेकिन प्राकृतिक सूचक है। मानव निर्मित सूचक, जो मानव सूचक का निर्माण करता है, जो सूचक मानव बनाता है उसे मानव निर्मित या कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पत्र, लिटमस पेपर बनाता है मानव, लेकिन इसे प्राप्त किया जाता है प्रकृति का ही एक पदार्थ है, लाइकेन। लाइकेन नामक एक पदार्थ है, अर्थात एक पादप होता है। यह पादप दो नस्लों का मेल से बनता है, एक शैवाल और दूसरा, पहला शैवाल होगा, दूसरा कवक होगा। अर्थात ये दोगला नस्ल है। शैवाल और कवक के मिलन से जो संतान उत्पन्न होता है उसे लाइकेन कहते हैं। अर्थात लाइकेन एक दोगला नस्ल है। लाइकेन एक दोगला नस्ल है जो दो चीजों का मिश्रण है। किसका किसका, तो पहला नंबर जो मिक्सअप है वो है शैवाल का, दूसरा नंबर कवक का। आशा करते हैं यहां तक आपको क्लियर हो गई हो। तो मैंने अभी चर्चाएं की अम्ल के गुण पर, मैं अब चर्चा करूंगा भस्म या क्षार के गुण पर। भस्म का क्या क्या गुण है। प्रॉपर्टी ऑफ बेस, बेस का प्रॉपर्टी क्या क्या होने वाली है। तो सबसे पहला गुण यही होगा, यह स्वाद में कड़वा होता है। सबसे पहला गुणधर्म बाबू, यह स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा गुणधर्म जो इसका होने वाला है, ये भी धातु से अभिक्रिया करके H2 गैस देती है। तीसरा जो गुणधर्म होगा, पहला ये स्वाद में कड़वा होता है, दूसरा ये धातु से क्रिया करके H2 गैस देती है।
तीसरा बात, ये जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है, ये जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। एग्जाम्पल के लिए NaOH को जब जल में डालते हैं तो Na प्लस और उसके साथ साथ OH माइनस आयन मिलती है। NaOH को जब भी हम जल में डालते हैं Na प्लस और OH माइनस आयन मिलती है। KOH को भी जब भी मैं जल में डालता हूं तो मुझे K प्लस और OH माइनस आयन मिलती है। अगर हम MgOH का होल ट्वाइस को भी जल में डालते हैं तो हमें Mg2 प्लस OH माइनस आयन मिलती है। तो अर्थात जब भी क्षार को जल में घोली जाती है तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलती है, हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलती है। चौथा बात, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। चौथा गुणधर्म, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आशा करते हैं यहां तक क्लियर हो गई हो और कहोगे सर क्या नीला लिटमस पत्र पर भी ये कोई प्रभाव दिखाएगा? नीला लिटमस पत्र पर भी कोई प्रभाव दिखाएगा? जी नहीं। और देवियों और सज्जनों, नीला लिटमस पत्र पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। नीला लिटमस पत्र पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। पांचवा गुणधर्म वो भी याद रख लीजिए, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। एक गुण मैंने बताई थी आपको कुछ देर पहले कि अम्ल भस्म से विक्रिया करके लवण और जल बनाती है और भस्म भी अम्ल से विक्रिया करके लवण और जल ही बनाती है। और इस अभिक्रिया का खूबसूरत नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का खूबसूरत नाम उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आशा करते हैं यहां तक क्लियर हो गई हो। आशा करते हैं यहां तक फिर से एक बार गुण को देख लीजिए। यह स्वाद में कड़वा होता है, यह धातु से क्रिया करके H2 गैस देता है। एक चीज और है, आरहेनियस के अनुसार अम्ल व भस्म का परिभाषा। आरहेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहेंगे एवं भस्म किसे कहेंगे? आरहेनियस क्या बताते थे, अम्ल किसे कहेंगे और भस्म किसे कहेंगे? अम्ल वही पदार्थ जो जल में घुल करके H प्लस आयन दे रहा है उसे अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब HCl को H2O में सॉल्यूबल करते हैं तो हमें H प्लस और Cl माइनस आयन मिलती है। यहीं पर H2SO4 को जब हम H2O में सॉल्यूबल करते हैं तो H प्लस आयन इसके साथ साथ SO4 माइनस आयन मिलती है। अगर हम CH3COOS को H2O में डालते हैं तो हमें CH3COO माइनस H प्लस, अर्थात जब भी अम्ल को जल में घोलते हैं तो H प्लस आयन। आरहेनियस क्या कहते थे? आरहेनियस का मानना था वे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है अम्ल कहलाता है। वे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल। अभी आरहेनियस के अनुसार यह परिभाषा है, जब क्लास 11th चैप्टर नंबर 7 साम्य अवस्था पढ़ते हैं और उसमें आयनिक साम्य पढ़ाई जाती है, यह आरहेनियस का परिभाषा भी फेल होगा। फिर इसके बाद ब्रोंस्टन लॉरी थ्योरी आएगी, वो भी फेल हो जाएगा।
और सबसे आखिरी में जो परिभाषाएं आएंगी लुईस के थ्योरी के अनुसार वह भी बहुत जगह मान्य है और वह भी लंबा समय तक लॉन्ग लास्टिंग करेगा। और वह भी कब फेल कर जाए इसकी बात की गारंटी नहीं है कि कौन सा परिभाषा केमिस्ट्री में कब फेल कर जाए। कहता है ना, हिस्ट्री केमिस्ट्री इज मिस्ट्री, हिस्ट्री केमिस्ट्री इज मिस्ट्री। ये बात याद रखिएगा। हिस्ट्री भी बहुत लंबा विषय है, केमिस्ट्री भी बहुत गहरा विषय है, इसलिए इसको जितना पढ़ोगे लगेगा उतना कम पढ़ा है आपने। इसको जितना पढ़ोगे लगेगा कि आपने कम पढ़ा है। CH3COH को जब भी जल में घोलिएगा CH3CO- और H+, अर्थात वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे हम कहते हैं अम्ल। भस्म किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देता है, जो जल में घुलकर OH- आयन देता है, जो जल में घुलकर OH- आयन देता है उसे हम कहते हैं भस्म। भस्म और भस्म और क्षार में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। सभी भस्म जल में घुले, सभी भस्म जल में विलय हो इसकी गारंटी नहीं है। सभी भस्म जल में विलय हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो भस्म जल में विलय होता है उसको क्षार कहते हैं, अर्थात जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। सभी क्षार भस्म है लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं है। सभी क्षार भस्म है, अर्थात जितने भी जल में घुलनशील है वो सब के सब पहले भस्म था तब न जल में घुला, और जल में घुला तब न क्षार कहलाई, जब जल में घुला तब न बाबू क्षार कहलाई रे। हाँ, बहुत बढ़िया। अम्ल एवं भस्म के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था अभी, और मैंने बताई भस्म किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देती है वो भस्म कहलाती है, और वे पदार्थ जो या फिर वे भस्म जो जल में विलय होता है उसे क्षार कहते हैं। आशा करते हैं यहां तक क्लियर हो गया हो, यहां तक क्लियर हो गया हो। तो आज मैंने चर्चाएं की अम्ल क्या होता है, भस्म या क्षार क्या होता है, उसके गुणधर्म क्या है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है, क्षार की परिभाषा क्या है। आशा करते हैं देवी और सज्जनों, माता बहनों, भाई और बंधुओं आपको बेहतर समझ आया हो। अगर वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए रसायन शास्त्र महाराज सर के साथ।